नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर तक जाएंगे क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं कि भाजपा के जो तेलंगाना के केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने बीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस कुछ ही दिनों में आपस में मिल जाएंगे और उन्होंने कहा है कि ये दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं पर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत समय से हिंसा फैली हुई है दो समुदायों के बीच। उसको लेकर हमेशा विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं उनके लिए प्रदर्शन करती रहती हैं और इसीलिए कल सीएम जो उनके सीएम थे मणिपुर के, उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। और वहीं पर बात करते हैं शिवसेना यूबीटी की, उन्होंने दिल्ली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आपकी जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जो भाजपा के नेता हैं किशन रेड्डी, उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों साथ आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि ये दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति में लिप्त हैं और अब एक बार फिर से आपसी समझौते के तहत एकजुट हो रही हैं। देखिए, साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जो है कांग्रेस के साथ ही की थी। उन्होंने कहा है कि 2004 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपीए सरकार में मंत्री भी बने। इतना ही नहीं, 2014 में तेलंगाना गठन के वक्त भी उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने की बात कही थी। किशन रेड्डी ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीआरएस शुरू से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं और अब जब तेलंगाना में बीआरएस का राजनीतिक भविष्य खतरे में दिख रहा है तो वो फिर से कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। जिस तरह से देखिए, जब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी की तरफ से यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यही बात कही जा रही है कि बीआरएस जो है कांग्रेस में विलय हो जाएगी या बीआरएस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेगी। लेकिन वहीं हम अभी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी नज़र आया था कि जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आई थी या कुछ खबरें आई थी बाहर कि बीआरएस का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी को गया था, जिस वजह से यहाँ से बीजेपी को सीटें मिली थी। ऐसा कहा जा रहा है। जो कि कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका ये कहना है या कुछ और लोग हैं जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो ये है बीआरएस पार्टी, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। इस वजह से लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के एमपी जीते हैं। तो अब जहाँ पे सरकार होती है और आपकी यहाँ बन नहीं रही सरकार, क्योंकि यहाँ पे सारी कोशिशें की जा रही, इस बार भी कोशिश की गई लेकिन वो भी नाकाम रही। इस बार तो यहाँ पे 10 साल तक जो यहाँ की लोकल पार्टी थी उसको हटा के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा फहराया है। तो ये बीजेपी जब इतनी कोशिशें करती, मेहनत करती, उसके बाद उसे जब कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की चीज़ें अपोजिशन पार्टीज करती रहती। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले बात की जा रही थी कि यहाँ की जो सरकार है कांग्रेस सरकार, वो कहीं ना कहीं इंटरनली मोदी जी से मिले हुए हैं, ये बीआरएस की तरफ से कहा जा रहा था। और जिस तरह से बात की जाती है एमआईएम की, तो किशन रेड्डी ने एमआईएम पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमआईएम कांग्रेस और बीआरएस के बीच गठबंधन जो ये है एमआईएम, ये इन दोनों के बीच में गठबंधन का एक पुल बनता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा एमआईएम जो है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच गठबंधन होगा, उसके लिए इसको एज ए पुल यूज किया जा रहा है। जिस तरह से अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि रेवंत रेड्डी ने खुद ही बोला था कि जीएचएमसी के चुनाव में हम साथ साथ हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है ओल्ड सिटी की, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना कांग्रेस चाहती है कि ये ऐसा हो, ना एमआईएम चाहती कि ये ऐसा हो। तो वहाँ को लेकर के फिर चीज़ें क्या बोलते हैं, इख्तलाफात पैदा होते। जिस तरह से हाइड्रा का मामला आया था उसमें भी इख्तलाफात पैदा हुए थे। जब डिमोलिशन के लिए यहाँ का बुलडोज़र जा रहा था हाइड्रा का, तो
फिर क्या बोलते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बात की थी और खड़े होकर के लोगों से मिलने गए थे पर्सनली, कहने कि आपने हमें जिताया तो आपकी जिम्मेदारी अब हमारे पे है कि हम किस तरह से आपको क्या क्या करेंगे। तो देखा जाए तो अभी जो तेलंगाना की राजनीति है वो जीएचएमसी के लिए तैयारी हो रही है। जी जी। बीजेपी के लीडर्स जिस तरह से आजकल बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीएचएमसी चुनाव आने वाला है उसको मद्देनज़र आप देख सकते हैं इसको कि उसी के लिए पूरी प्रिपरेशन की जा रही है। और जिस तरह से पिछली बार जीएचएमसी चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा वो मिले थे। इस बार भी बीजेपी चाह रही कि अच्छी खासी सीटें हमारे यहाँ हैं और अगली बार के लिए वो जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे जीएचएमसी इलेक्शन के बाद। जी जी। वहीं पर एक और खबर सामने आ रही है यासिर कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि मीडिया उनके नाम कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर 2 नाम सामने आए हैं जिसमें पोमिल जैन और बिपिन जैन शामिल हैं। पोमिल जैन और बिपिन जैन जी, ये जैन समुदाय से आते हैं दोनों। जी। अब और अगर वो 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। और जो उन्होंने कहा है कि रुड़की स्थित भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक हैं ये दोनों, और वहीं वैष्णवी देवी डेयरी के सीईओ अपूर्व विनय कांत चावड़ा और एआर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजू राजशेखरन की गिरफ्तारी भी हुई है। अब आप जिस तरह से जब ये पूरा मामला उठाया गया था उस वक्त जो है किस किस चीज़ों से इसका नाता जोड़ा जा रहा था ये आपको भी याद है। जिस वक्त ये मामला उठाया गया है तो फला जगह पे कोई डेयरी है जिसका मालिक मुसलमान है, वहाँ से चीज़ें आ रही, ये सारी चीज़ें फैलाई गई थी सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि भाई अगर कहीं से कोई घी आ रहा है तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद वो जाता है उसमें काम आने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब वही बात है कि जब आपने धर्म का चश्मा क्या बोलते पहन लिया हो और इस वक्त की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जिस तरह से हम यूपी जो है सबसे नंबर 1 पे है क्योंकि यूपी में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसके बाद फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो धार्मिक सद्भाव है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इस तरह से चीज़ें आती तो अब कुछ पार्टियां या कुछ स्टेट्स में इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें ये जैन समुदाय से आते हैं और जैन समुदाय से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं जी। अब इन पे क्या कार्रवाई होगी, इनकी जो तस्वीरें हैं इनके क्या जो वहाँ के लोग हैं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इनको फांसी देने की बात की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये सारी चीज़ें अब देखनी। अभी तो ये चीज़ें सामने इसमें जितने भी अभी आपने नाम बताए हैं क्या बोलते हैं अपूर्वा विनय जी आ चुके हैं, हाँ और क्या बोलते हैं पोमिल जैन वगैरह, ये जो 2 लोग हैं ये सारे जैन समुदाय से। अभी तक जो आपने 4 नाम बताए हैं इनमें से 2 नाम की तो पुष्टि हो गई, 2 नाम पे अभी सस्पेंड दो नाम और सामने आ चुके हैं। एक है अपूर्व विनय कांत चावड़ा, दूसरे हैं राजू राजशेखरन और जैसा कि हमने पहले बताया कि बिपिन जैन और पोमिल जैन 4 नाम सामने आ चुके हैं। और ये जो है अपूर्व विनय कांत चावड़ा ये हैं वैष्णवी डेयरी के सीईओ और जो राजू राजशेखरन है वो है एआर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर। जिस तरह से भी आपने एक बात और कही कि इन नामों को मीडिया के जरिए छुपाया जा रहा है तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आप देखिए कहीं पे कोई लड़का कहीं पे एक हल्का सा खरोच भी मार देता गाड़ी में और वो किसी क्या बोले समुदाय विशेष से होता है तो उसका नाम फौरन के फौरन जो है हर टीवी चैनल पे उसकी पहचान, उसका नाम, उसके लिबास को लेकर के चर्चा होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा मामला हुआ है इसको लेकर के अभी तक उस तरह से मीडिया नहीं बात कर रहा है जिस तरह से जिस वक्त ये केस हुआ था उस वक्त इसमें जो हलचल मची हुई थी हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कि भाई हम जो है सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करेंगे, हम करेंगे। अभी तक इसको लेकर के उस तरह की हमने वो नहीं देखी है दिलचस्पी जो होती है। अब नाम सामने आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ये और ज़्यादा हो गए। जिस तरह से अभी हमने बात की, आपने बोला कि जैन समुदाय से जैन है ये, तो जैन समुदाय ने ये काम किया था अभी बकरीद पे कुछ बकरों को खरीद लिया था। उस बकरों को खरीद करके बोला गया था कि हमने इतने बकरों को खरीद लिया है, अब इसकी कुर्बानी नहीं होगी तो ये बच जाएंगे। अब इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे और आप ही के बंदे जो है वो एक मंदिर में प्रसाद के लिए इस तरह का घी अगर भेजेंगे तो आप पे कौन भरोसा कर सकता है।
बिल्कुल। वहीं पर एक खबर सामने है कि मणिपुर के जो सीएम हैं एन वीरेन, उन्होंने कल जो अमित शाह हैं उनको इस्तीफा सौंप दिया है, जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय में बहुत टाइम से हिंसा फैली हुई थी और इसी को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हें घेरते हुए नजर आ रहा था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है विधानसभा में एक सत्र लाने वाली थी, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी सत्र में, और उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उनको सौंप दिया है। देखिए, कल जब ये इस्तीफा सौंपा गया है तो वो काफ़ी शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए भी था कि कई बार विपक्ष की तरफ से या वहाँ के लोगों की तरफ से आवाज़ उठ चुकी है जी। कि वहाँ के सीएम जो हैं बीरेन, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब कल अचानक जब इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद हर न्यूज़ चैनल में हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि इस्तीफ़ा क्यों दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें और पार्टीज की तो जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक बड़ा ट्वीट किया था, बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री तिरस्कार और उदासीनता के असली दोषी हैं। वो भूल गए हैं कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। अब समय आ गया है कि वो अपनी याददाश्त को फिर से जगाएं और मणिपुर राज्य को भारत के मानचित्र में खोजें। मतलब जिस तरह से बोला जाता है कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, हर जगह जा कर के लोगों से मिलते हैं, लेकिन अभी तक वो मणिपुर नहीं गए। और मणिपुर की वजह से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिशन पार्टीज है वो हर चीज़ में इस चीज़ को लाती रहती है। कहीं कुछ भी होता है तो बात मणिपुर पे आती है। जिस तरह से अभी हम बात करें कि एक अभी स्पीच दी थी मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें भी कुछ अपोजिशन पार्टीज के लीडर थे जिनका ये कहना था यहाँ पे जिस तरह से आप बोले उसी तरह आप जा करके मणिपुर में बात कीजिए, लोगों से मिलिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह आपने बोला कि उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाली थी कांग्रेस क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियां, उसके डर से इस्तीफा दिया गया। अब वहाँ पे जो नया सीएम बनेगा उसकी क्या मतलब उसकी क्या वो होगी कि वो वहाँ पे शांति बहाल करे। जिस तरह से चीज़ें चल के आ रही थी, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मीडिया तक नहीं पहुँच पा रही हैं और वहाँ पे इंटरनेट बंद है तो वो सोशल मीडिया के जरिए भी सामने नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह से इन्होंने इस्तीफा दिया है तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये कहीं ना कहीं दोष मुक्त हो गए उस चीज़ से, इनको दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन इनके रहते हुए वहाँ पे शांति बहाल क्यों नहीं हुई, इस पे भी इन पे कोई एक्शन होना चाहिए। और फिर वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों शुरू हुई, अभी तक क्यों चलती आ रही हैं। देश के गृह मंत्री इतनी बार मीटिंग कर चुके हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ों पे काबू क्यों नहीं पाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे बात क्यों नहीं की। जिस तरह से अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मणिपुर का मुद्दा इतना उठाया गया था लेकिन फिर भी उसके बाद भी वहाँ पे चीज़ें बढ़ी हैं। इन सारी चीज़ों पे बात ना हो करके बात होती है मंदिर मस्जिद और कुंभ पे, जो कि मेन मुद्दा है कि एक हमारा स्टेट है जिसमें वार चल रही है दो समुदायों के बीच में। उन दो समुदायों के बीच में जो वार चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार दोषी है। सरकार से जवाब तलब नहीं होना चाहिए, सरकार से कोई जवाब तलब आज तक नहीं हुआ है। इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। जिस तरह से कल इस्तीफा दिया गया है, ये इस्तीफा पहले भी दिया जा सकता था, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ की चीज़ों को फिर दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। तो जब इस्तीफा देने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप दोष मुक्त हो गए, अब आपकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो ख़त्म हो गई, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं, क्योंकि आप ही के टेन्योर में वो सारी चीज़ें हुई हैं तो उसके दोषी आप ही कहे जाएंगे। आप अभी चाहे भले मुँह छुपा ले, लेकिन आगे जब हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा तो उस वक्त यही लिखा रहा है कि वहाँ के उस वक्त के सीएम एन बीरेन सिंह थे। और इतना लंबा ये चल रहा है जो वहाँ पे क्या बोलते हैं घटना हिंसा जो चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार तो यही है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब किस तरह से देश के गृह मंत्री उस चीज़ को ख़त्म करेंगे ये देखना है। और फिर वहाँ पे जो अभी इन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ पे सीएम कौन बनेगा ये भी देखना है, क्योंकि वो उस सीएम के बनते उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम उसका यही होगा कि वो इन चीज़ों को सही करे। क्योंकि जो सीएम थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से काम किया ही होगा,
नहीं हो पाया। अब उन्होंने इस्तीफा दिया था हार करके या उनसे दिलवाया गया, अभी ये भी कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने अपने हिसाब से दिया, दिलवाया गया। उसके बाद फिर अब जो नया सीएम बनेगा तो उसके ऊपर पहले दिन से ही, पहले मिनट से ही एक सबसे बड़ा जो होगा बटन वो यही होगा कि इस चीज़ को किस तरह से हमें शांत करवाना है। क्योंकि जब इतना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी मीटिंग्स की आरपीएफ के साथ की, हर चीज़ के जितनी भी आर्मी के फोर्सेज होती है उन सब के साथ की, वहाँ पे फोर्सेज भेजी गई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें क्लियर अभी तक नहीं हुई हैं। तो अब देखना है कि इसमें अगला स्टेप क्या लेगी सरकार। जी जी, आपने यहाँ से एक चीज़ बोली कि ये सारी चीज़ें कई टाइम पहले से चल रही हैं, हालांकि 2 साल हो गए हिंसा को फैले हुए, वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की व्यवहार करे जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा 2 साल पहले जो वीडियो जारी किए गए थे, वहाँ पर औरतों को नंगा घुमाया गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन हमारे पीएम जो है चुप रहे, हमारे राष्ट्रपति चुप रहे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुप रहे, किसी की जबान इन सारी चीज़ों में नहीं खुली। लेकिन 2 साल के बाद उन्हीं सीएम का इस्तीफा आता है। और काफ़ी लंबा टाइम है यासिर वो घटना होने के बाद कि उन्होंने 2 साल के बाद या तो उनसे दिलवाया गया है या उन्होंने खुद दिया है, ये चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में एक सवाल चलता है कि अगर इस तरह की कोई घटना दूसरे शासन में होती, दूसरे राज्य में होती, तो इस्तीफा अब तक दिला चुकी होती भाजपा। और एक चीज़ और सामने आ रही है, मेरे जहन में सवाल चल रहा है कि अगर कुछ भी होने को होता है, मान लो कहीं दूसरे स्टेट में चुनाव होने वाले होते हैं, तो उससे कुछ टाइम पहले ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इससे जोड़ के देखा जाए तो क्या पता ये भी सच हो सकता है कि उन्होंने इसीलिए दिलाया हो क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश की गई है। देखिए, बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 10 महीने का टाइम है और बिहार चुनाव पे भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बीजेपी की सीटें वहाँ पे ज़्यादा आएंगी। जिस तरह से हमने देखा था महाराष्ट्र में जो महायुति थी उसमें बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई थी, उसके बाद शिंदे को हटा दिया गया था। उसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी की सीटें ज़्यादा आने के चांसेस हैं, नीतीश कुमार की सीटें कम आएंगी क्योंकि वो गठबंधन में है। अब बात करते हैं अगर मणिपुर पे, तो मणिपुर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है कांग्रेस जो है वो वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन उसी को माहौल को भांपते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाया गया है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा होती तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये गवर्नमेंट थी बीजेपी वाली, ये अभी कहीं ना कहीं उसमें थी, शक के घेरे में थी कि हम इसको किस तरह से हम इसमें अपने आप को कर पाएंगे काम को। लेकिन फिर अब जब अगर बात आती मणिपुर की तो बात फिर आनी चाहिए कोलकाता रेप केस की भी बात आनी चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, बात आनी चाहिए जो यूपी में होता रहता है जब कब। अब आप देखिए कि जो चीज़ कोलकाता में हुई थी उससे रिलेटेड कुछ टाइम के बाद उत्तराखंड में भी हुई चीज़ें। उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है और फिर महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश में तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। बिहार में हुई ये चीज़ें तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है। जहाँ जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है या अलायंस के साथ है, वहाँ के बारे में ना तो हमारे देश का जो क्या बोलते एक मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। जिस तरह हमने देखा कि अभी सैटरडे को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसमें भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसकी एक खुशी एक अलग रहती है कि अब दिल्ली में वो सरकार में आ रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया इन पे इतना ज़्यादा टाइम ना अपना गंवा करके उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के क्या बोलते हैं जो गृह मंत्री वो कहाँ गए, उनकी एक एक छोटी छोटी न्यूज़ को लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी न्यूज़ होती हैं, जो कि ज़रूरी काम है, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो अगेंस्ट में जा रहे हैं। अभी जिस तरह से हम कुंभ की बात कर रहे थे कि कुंभ में जब कुंभ शुरू हुआ था उसमें ये बोला गया था कि किसी भी मुसलमान को यहाँ पे दुकान लगाना मना है, किसी भी मुसलमान को कुंभ में आना मना है। अभी जब भगदड़ हुई तो वही मुसलमानों ने जो है अपने क्या बोलते हैं मस्जिद, दरगाह, मदरसे और घर खोल दिए, उनको खाना दिया, उनको रहने को दिया। लेकिन ये चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएंगी
क्योंकि उनका इस चीज़ से काम नहीं चल रहा है। उनका काम सिर्फ बीच में दरार डाल के चल रहा है। जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बीच में एक वो बिजली सी गिरी होती है दो समुदायों के बीच में, इस तरह का थंबनेल बना के यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, इस पे भी देश के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको देखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार ही बोला है, वो भी थोड़ा सा बोल दिया था, सरसरी तौर पे बोल के वो चले गए थे। और जिस तरह से मणिपुर पे अपोजिशन पार्टी जितनी एक्टिव है, अपोजिशन पार्टीज ने अपना डेलीगेशन भी भेजा था वहाँ पे, वो लोगों से मिले, राहुल गांधी खुद गए थे वहाँ पे, लोगों से मिले। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक जो अपोजिशन पार्टीज होती है उनके लिए एक वो बढ़ जाती है उनकी। लेकिन बात फिर यही है कि अब जो नए वाले आएंगे वो किस तरह से काम करेंगे, या देश के गृह मंत्री जो अपने आप को इतना बड़ा पावरफुल लीडर बोलते हैं, वो इतनी मीटिंग्स की थी, उन्होंने अब तक इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया है? जी। अगर आप इतना बड़ा लीडर, इतना पावरफुल लीडर अपने आप को बोलते हैं, और बोलते क्या, जिस तरह से आपको प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री मीडिया की तरफ से कि उनसे ज़्यादा पावरफुल लीडर कोई नहीं है इस वक्त देश और दुनिया में, तो आपने क्यों नहीं किया? अभी तक ये चीज़ें क्यों चलती आ रही हैं? इस पे किसी ने सवाल ही नहीं किया अभी तक। इस पे कोई सवाल करता नहीं है। सवाल करते हैं वो अलग तरीके से सवाल करते हैं। तो जब आप सवाल नहीं करेंगे, और फिर देश के अभी जो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी है तो उसमें सवाल पहले ही दे दी जाती है कि ये आपके पास सवाल है, ये आप कर सकते हैं, तो कहाँ से कोई अपने हिसाब से काम कर सकता है? हर चीज़ को तो आपने बिल्कुल एक कहीं ना कहीं पिंजरे में कैद कर दिया। जो आज़ादियाँ थी वो छूट गई। अब 2014 से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी अब वो नहीं होती, और नहीं होने का ही नतीजा है कि आज जनता के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है जो सच है। जो कि मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियां हैं वो व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक के थ्रू पहुंची जा रही हैं, लेकिन जो कि ओरिजिनल चीज़ है, अगर देश के प्रधानमंत्री फ्री ऑफ क्या बोलते हैं अनफेयर जो है वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, या देश के गृह मंत्री अनफेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं उनकी सरकार के अगेंस्ट होंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो जवाब क्या देते हैं ये बाद में सोचा जाएगा, लेकिन अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो फिर जनता के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं वहां पर भाजपा अच्छे खासे वोटों से जीत चुकी है, और आम आदमी पार्टी की बात करें, जैसे कि उन्होंने जब पिछले चुनाव की बात करें अच्छी खासी सीटें सामने आई थी, और लेकिन इस वक्त की बात करें तो आम आदमी पार्टी औंधे मुंह गिर गई है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो शिवसेना यूबीटी है उन्होंने अपने संपादकीय में एक अखबार में एक वो बताया है, उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को ठहराया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हुए वहां पर भाजपा की जो हवा चली है, 27 सालों के बाद भाजपा की वहां पर वापसी हुई है, इन सारी चीज़ों में कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, दिल्ली के नतीजों का असर जो है लोकतंत्र पे पड़ेगा। और जिस तरह से सामना में लिखा है कि भाई आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, ये बातें बहुत पहले से कही जा रही हैं। ये उस वक्त नहीं कही जा रही थी जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, ये उस वक्त नहीं कही जा रही थी जब गोपाल राय ने खुद 4 महीने पहले एक बात बोली थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेती, कांग्रेस पार्टी क्यों गठबंधन करेगी भाई आपसे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे, उसमें जेल में थे, तब भी बात की जा रही थी हरियाणा चुनाव के लिए कि आप गठबंधन कीजिए। जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब चला गया कांग्रेस पार्टी के हाथ से, और कहीं ना कहीं गुजरात में भी नुकसान इन्हीं की वजह से हुआ है। तो जब ऐसे, और फिर हरियाणा में जो अभी नुकसान हुआ ये तो अभी क्या बोलते हैं लेटेस्ट है। और अगर दिल्ली में आपसे इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था तो 7 सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें से एक भी नहीं जीते आपने जी, ना आपने जीती ना कांग्रेस ने जीती। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको उस घेरे में लाया जा रहा है कि उस घेरे में ला करके आप जो है उनमें कहीं ना कहीं
लोगों के प्रति, क्योंकि आप खुद भी अपोजिशन में हैं और आप उस पार्टी के लिए लोगों के प्रति जहन में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें वहाँ के ओखला के लीडर अमानतुल्लाह खान जो कि चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने भी हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। उनका कहना है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराया जाए। पार्टी के जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरी थी कांग्रेस पार्टी। साथ ही उन्होंने एमआईएम और कांग्रेस की भूमिका को लेकर कहा है कि दोनों पार्टियों की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। एमआईएम ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती कि हम भी चुनाव लड़ें और अच्छे मार्जिन से मतलब एक हेल्दी फाइट होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन जब ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से कोई सीट हार गए या फिर एमआईएम की वजह से हार गए या फिर कोई और पार्टी, अभी तक किसी ने बीएसपी के बारे में बात नहीं की है। बीएसपी ने 70 सीटों पे चुनाव वहाँ पे लड़ा था और कहीं से भी वो टॉप 5 में भी नहीं आई है, ठीक है। लेकिन वोट तो कटा ना, उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा। इसके बारे में ये भी बोला जाए ना कि इंटरनली मायावती ने जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दिया अपने 70 सीटों पे चुनाव क्या बोलते कंटेस्ट खड़े करके। इन सब चीज़ों पर वो नहीं होगी चर्चा इस बात पे हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी, इस वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ आई है और एमआईएम की वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ। एमआईएम की वजह से अगर नुकसान होता तो अमानतुल्लाह खान भी हार गए होते, क्योंकि ओखला सीट से भी जो है एमआईएम ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था। जी बिल्कुल। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।